क्या बेन बेकमैन नॉर्थ ब्लू को बचा पाएगा या फिर पूरा नॉर्थ ब्लू लॉर्ड वर्ट के अंडर में चला जाएगा? ये मेरी खुद की लिखी हुई कहानी है जिसके 2 पार्ट में ला चुका हूं, बट ड्यू टू सम डिस्ट्रैक्शन मैं काम नहीं कर पा रहा था। बट तुम सभी के महीनों से आते हुए कमेंट्स देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इस स्टोरी को एक एंड देने का फैसला किया है। एंडिंग पहले से डिफरेंट है बट मैंने ट्राई किया एक बेटर एंडिंग देने का। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से रिकैप के साथ। कहानी में अब तक बेन बेकमैन बस प्लानिंग के रोल में था जिसको सैंक्स अपने अंडर में करना चाहता था, चटोरी चटपटी गोली देकर। बट डार्थ के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये मीटिंग एक बैटलफील्ड में बदल जाती है जहां पर बेन बेकमैन घायल हो जाता है, परंतु जाने से पहले वो एक धमकी देकर जाता है पूरे वर्ल्ड की पावर्स को मिट्टी में मिला देने की। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को रिकमेंड करूंगा इस वीडियो के फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखने को ताकि तुम्हें स्टोरी में थोड़ा सा मजा आए। तो अब आगे बढ़ते हैं। लकी रू बेन बेकमैन को विनयार्ड से निकाल कर ले जाता है। सैंक्स पूरे आइलैंड पर उन्हें ढूंढता है बट वो नहीं मिलते और डार्थ भी लॉर्ड वर्ट के पास लौट गया है। डार्थ वर्ट के सामने जाकर पूरा इंसिडेंट बताता है। वो काफी श्योर है कि उसके अटैक में छुपा हुआ पॉइजन बेन की जान ले लेगा। वर्ट सभी पायरेट पर नजर रखने को कहता है। कुछ दिनों तक बेन और पीटर की आर्मी में कोई हलचल ना होने पर डार्थ मान लेता है कि बेन की कहानी खत्म और अब लॉर्ड वर्ट पूरे नॉर्थ पर काबू कर लेगा। डार्थ चिल्लाते हुए सैंक्स को वापस जाने को कहता है कि उन्हें सैंक्स जैसों की जरूरत नहीं है जो बस पायरेट किंग की शैडो है। तभी आरामाकी की शैडो को देखकर डार्थ चुप हो जाता है और सैंक्स अपने ही ख्यालों में खोकर मरिज्वा के बारे में सोच रहा है। यहाँ पर आने से पहले सैंक्स मरिज्वा गया था। मरिज्वा में सैंक्स पहली बार अपने बाप और भाई से मिलता है। गार्लिंग को अपने बड़े बेटे शैमरॉक पर काफी प्राउड है। वहीं पर सैंक्स उसकी नजरों में बस एक एसिड है, उससे ज्यादा कुछ नहीं जिसका वो यूज कर सकता है। लोगों के लिए मरिज्वा की लाइफ एक हेवन से कम नहीं है बट सैंक्स को ये दुनिया रास नहीं आ रही। उसके लिए वो पायरेट की दुनिया ही सब कुछ है जहां पर रूल्स और रेगुलेशन से बढ़कर फ्रीडम है, एक दूसरे के साथ खुश रहना। बट गार्लिंग और शैमरॉक सैंक्स को एक ऑफर देते हैं। अगर वो वार्ड को अपने कंट्रोल में कर लेता है, उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट का पपेट बनाकर रखेगा तो वो उसे फैमिली का पार्ट बना लेंगे। सैंक्स पायरेट और सेलेस्टियल बनने के बीच में खड़ा है कि जाना कहां पर है उसे भी नहीं पता है। इन सभी चीजों को सोचता हुआ सैंक्स आरामाकी के आगे से निकल के चला जाता है। बेकमैन के गायब हो जाने के बाद से पायरेट नॉर्थ छोड़कर जाने लगे हैं और इस बात से वर्ट काफी खुश है क्योंकि बहुत जल्द उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट से एक मैसिव फ्लीट मिलने वाली है जिसको लीड करेगा वर्ट का लेफ्ट हैंड मैन बैरोन। इस आर्मी के आने और बेन की मरने की खुशी में वर्ट एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। चारों तरफ हर बंदा उसे एंजॉय कर रहा है। सिर्फ सैंक्स और यासोफ एक रूम में बैठकर सी के तरफ देख रहे हैं। यासोफ सैंक्स से एक सवाल पूछता है, क्या रॉजर सच में गॉड वैली पर था और वो कितना पावरफुल था? इन सब सवालों को सुनकर सैंक्स के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो यासोफ की गन उठाकर दीवार की तरफ एम करता है। तभी एक बड़ा ब्लास्ट होता है पर सैंक्स ने ट्रिगर नहीं दबाया। कुछ पल सोचकर यासोफ और सैंक्स एक्साइटेड होकर बाहर भागते हैं और वो जब तक कासल के गेट पर जाते हैं बैकमैन डार्थ स्केल को मार चुका था। उसी की स्वॉर्ड उसकी चेस्ट को फाड़कर आर पार हो गई थी। मरीन और वर्ट के असैसिन गेट की तरफ भागते हैं लेकिन तब तक बैकमैन वहां से गायब था। सभी लोग बौखलाते हुए उसे ढूंढने लगते हैं पर जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे उन्हें हर कदम पे बस लाशें मिल रही थी। तभी पीटर दूसरे रास्ते से कासल की तरफ बढ़ता है। हेलडॉग की आर्मी कासल को चारों तरफ से घेर लेती है और एक टाइम के लिए वर्ट की मैसिव आर्मी को देखकर हेलडॉग भी डर जाता है। पूरी आर्मी एक किलिंग मशीन की तरह थी जो कासल को डिफेंड करने के लिए आगे बढ़ रही है। बट इस आइलैंड के नेचुरल रिसोर्सेज बेन के साथ हैं। पूरा आइलैंड ब्यूटीफुल वाटरफॉल और सी से घिरा हुआ है, इसलिए वर्ट की आर्मी को अपने मालिक तक पहुंचने से पहले एक फिशमैन टोका का सामना करना होगा। टोका एक वाटरफॉल के नीचे खड़ा होकर अपना वेपन जमीन में गाड़ देता है और उसके अकॉर्डिंग वो वाटर से अटैक करता है। ये वेपन उसके लिए एक रेडार है जो वेव फ्रूट की एबिलिटी रखता है। छोटी छोटी मूवमेंट को ये वेपन डिटेक्ट करता है। उस इंफॉर्मेशन से टोका एनिमी पर पिन पॉइंट कर सकता है बिना खुद की लोकेशन को एक्सपोज करे। बेन, पीटर और टोका सभी लोग बैटलफील्ड पर थे बट डार्क आई किसी को नहीं दिख रहा था। उसकी आर्मी तो थी पर उसका कोई नामो निशान नहीं था। उसके ना होने की वजह से आरामाकी अपनी
अपने रैम्पेज पे था। ये सारा नजारा शैंक्स और यासोव ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं। शैंक्स और यासोव बेन और लकी रू को रोकते हैं। शैंक्स बेन को वापस जाने को कहता है क्योंकि उसके जीतने के चांस यहाँ पर 0 है, पर बेन शैंक्स से बोलता है जिस जंग को मैंने प्लान किया उसे रोकना नामुमकिन है। शैंक्स अपनी स्वॉर्ड निकालकर तुरंत बेन पे अटैक कर देता है। बेन उसे डॉज करके एक मरीन गार्ड की छाती से तलवार निकालता है और दोनों की स्वॉर्ड आपस में टकराती हैं। दोनों एक दूसरे को पीछे धकेलते हैं। शैंक्स को यहाँ पर पता चलता है कि बेन बस बातें बड़ी नहीं करता है बल्कि वो कुछ कर भी सकता है। यासोव भी अपनी पिस्टल से लकी रू के ऊपर फायर करता है। यासोव को देखकर शैंक्स और भी ज्यादा फायर्ड अप हो जाता है और बेन को एक पुश में दूर फेंक देता है और उसकी तरफ चार्ज कर देता है। शैंक्स और बेन को लड़ते हुए देखकर दूर कासल में खड़ा बैरन वर्ट की तरफ देखकर हंसता है और वहां से गायब हो जाता है। और इसके बाद पूरी बैटलफील्ड को एक कोल्ड थिक फॉग कवर कर लेता है। हर बंदा अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है और सभी को अजीब सा डर लगने लगता है। सामने उनके कोई नहीं है बट उन्हें अपना सबसे बड़ा डर एक इंसान के रूप में दिख रहा है। सभी अपने घुटनों पे आ चुके हैं। कुछ वीक विल वाले तो बंदे मरने की हालत में हैं। तभी अरामाकी बैरन का नाम लेकर बोलता है कि बैरन रुक जाओ, यहाँ पर हमारे भी बंदे हैं। बैरन हेलडॉग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। हेलडॉग गुस्से में आकर अपना हैमर उठाता है और बैरन के सर को क्रश कर देता है, बट वो एक फेक बैरन था। बैरन हंसते हुए हेलडॉग के चारों तरफ अपनी 10 से 12 कॉपी बना देता है। इस इंटेंस फॉग में रियल बैरन को पहचान पाना इम्पॉसिबल है। हेलडॉग अपनी बीस्ट फॉर्म लेता है और सभी बैरन को खत्म कर देता है, पर तभी वो फ्रीज हो जाता है और वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। उसकी बॉडी बस एक रिफ्लेक्शन बन के रह जाती है जिसका सामने बस बैरन अब खड़ा है और हंस रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाता है 1 डाउन 3 मोर टू गो। अगेन बैरन अपनी 100 से ज्यादा कॉपी कर देता है और इस बार वो उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। हर एक कॉपी के फोरहेड पर एक क्रिस्टल है जिसको देखने पर ओपोनेंट अपने डीपेस्ट फियर में चला जाता है। तभी एक पावरफुल आंख पूरे आसमान को चीरती हुई रियल बैरन को डरा देती है जिससे उसकी सारी कॉपी गायब हो जाती हैं। अब बैरन के सामने डार्क आई था जो देखने में तो एवरेज बंदा लग रहा था। ना उसके पास कोई वेपन है, ना ही उसके पास कोई लोज या डल फ्रूट। स्टिल उसने बैरन के अटैक को नलीफाई कर दिया जिससे बैरन का ईगो हर्ट हो जाता है। वो गुस्से में आकर अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है इस उम्मीद में कि वो डार्क आई को सिंगल स्ट्राइक में डाउन कर देगा। बैरन बोलता है वॉल्स ऑफ हॉलोड वेल, जिसके बाद एक डार्कनेस पूरे ग्राउंड को सराउंड कर लेती है। हर एक बंदा जमीन पे गिर के तड़पने लगता है। वो सभी लोग अपनी ही आंखों को अपने हाथों से नोच कर बाहर निकाल रहे हैं, बट डार्क आई एक सिंगल ब्लिंक करके बैरन की आंखों में आंखें डाल के देखता है। इससे पहले बैरन को कुछ पता चलता उसकी बॉडी अंदर से गल के खत्म होने लगती है। डार्क आई उसके बालों को पकड़ता और बैरन के कान में बोलता है आई ऑफ रियून। इस सब के बाद बैरन की एग्जिस्टेंस पल भर में खत्म। डार्क आई खड़ा होता और खुद से ही बोलता है बस 2 और, मुझे जल्दी करना होगा। वहीं पर दूसरी तरफ शैंक्स बेन को विड्रॉ कराना चाहता है। वो बेन से कहता है कि ये बैटल तुम्हारी नहीं है, तुम वर्ट और उसके राइट हैंड मैन का सामना नहीं कर पाओ। इवन हम चारों उसके अगेंस्ट में जाए तब भी ये पॉसिबल नहीं है। बेन शैंक्स से बोलता है किसने कहा ये मेरी बैटल नहीं है? जहां तक मुझे पता है ये बस तुम्हारी बैटल नहीं है, तुम्हारी जंग तो कहीं और इंतजार कर रही है। फिगरलैंड शैंक्स। बेन की बात सुनकर शैंक्स चौंक जाता है क्योंकि बस वॉट और उसके कमांडर को शैंक्स की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता था। बेन आसमान में चांद को देखकर शैंक्स के सामने एक ऑफर रखता है। अगर वो उसका इस बैटल में साथ देगा तो वो शैंक्स का इस सब से निकलने में हेल्प करेगा, बट शैंक्स बेन को ही उल्टा ऑफर देता है कि वो शैंक्स को ज्वाइन कर ले। इस बात को सुनकर बेन हंसते हुए कहता है आओ देखते हैं रॉजर की टीचिंग में कितनी ताकत है। बेन के सामने टाइम कम था क्योंकि ऑलरेडी मिडनाइट हो चुकी थी और अभी वर्ट को मिलाकर 3 बीस्ट बचे थे, साथ में उसकी मैसिव आर्मी। ये चारों आगे बढ़ते इससे पहले आरामाकी वर्ट के असैसिन के साथ उनके सामने आ जाता है और उसके साथ वर्ट का राइट हैंड मैन एलिरा, जो बैटलफील्ड पे आकर जमीन पर गिरे हुए ब्लड को अपने हाथ से उठाती है और उसका ब्लेड बना देती है। यानी एलिरा के पास पावर है ब्लड को मैनिपुलेट करने की। ब्लेड को देखकर बेन शैंक्स को देखता है और दोनों को समझ आ जाता है कि ये जगह इससे लड़ने के लिए बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि पूरा बैटलफील्ड ब्लड से भरा पड़ा है। ये चारों दूर जाने का ट्राई करते हैं बट आरामाकी इन्हें जकड़ लेता है। एलिरा काफी सारे ब्लेड बनाकर उनकी तरफ मारती है जो आरामाकी को चीरते हुए इन चारों की साइड बढ़ते हैं। आरामाकी दर्द से करहाता है। एलिरा हंसते हुए कहते कि एक लोगिया यूजर होकर क्या रोना।
पर वो सारे ब्लेड उन सब से टकराते इससे पहले टोका दूर से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। एक ब्लेड टोका को छूता हुआ एलिरा के पास आता है, ब्लेड पे लगा हुआ ब्लड एलिरा लिक करती है, जिसके बाद टोका उसका पपेट बन जाता है। इसके बाद बेन और शैंक्स मिलकर अरामाकी को लपेट देते हैं, लेकिन इसके बाद बेन देखता है कि टोका ने पीटर को ऑलरेडी मार दिया है और अब उसकी बॉडी के हर छेद से ब्लड बाहर निकल रहा है। पूरी बैटलफील्ड का ब्लड एलिरा के चारों तरफ एक टॉर्नेडो की तरह बह रहा है। उसने सारी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके साथ उसे एक अच्छा व्यू मिल सके। शैंक्स बेन से भागने को कहता है, बट बेन को अपनी प्लानिंग पे काफी ज्यादा भरोसा है। जैसे ही एलिरा उसके पास पहुंचती है, एलिरा को अपनी आंखों के सामने एक बड़ी सी आई नजर आती है और कानों में बेन की आवाज, द आई ऑफ रिफ्लेक्शन। जिसके बाद एलिरा का ही अटैक उस पे बैकफायर कर जाता है। सभी को लगा वो जीत गए। बेन डार्क आई को थैंक्स बोलता है कि ये उसकी वजह से बैटल जीत पाए, बट एलिरा इसके बाद अपनी अवेकन स्टेट में फिर से खड़ी हो जाती है। जिसके बाद डार्क आई और बेन दोनों ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये सारा प्लान बेन ने डार्क आई के ऊपर बनाया था। पीटर तो हमेशा से स्टोरी में बस एक साइड कमांडर था। मेन रीजन वार्ड को मारने का बेन और डार्क आई थे। 2 साल पहले ये सारी प्लानिंग स्टार्ट हुई थी, जहां पर पीटर सिर्फ फ्रंट पे था, एक फेस, और ये सारा कुछ वो डार्क आई के कहने पे कर रहा था। और डार्क आई किसके कहने पे था? बेन के इशारों पर, क्योंकि डार्क आई के पास एक यूनिक एबिलिटी है, द आई ऑफ डेविल, जो डे टाइम में तो काफी लिमिटेड एबिलिटीज देती है, बट फुल मून नाइट में डार्क आई ओवर पावर्ड हो जाती है, इतना कि वो एडमिरल्स तक को इजीली डिफीट कर पाए। पर इस पावर की भी एक लिमिट है। उसके पास 5 टाइप्स ऑफ पावर, जिसमें से वो 4 को यूज कर सकता है, वो भी सिर्फ एक बार। 5वीं पावर के बाद वो कोलैप्स हो जाएगा और 1 साल के लिए वो पावर को यूज नहीं कर सकता। पर एलिरा को रोकने के लिए डार्क आई अपनी पावर को यूज करता है, द आई ऑफ डोमिनेशन। जिसके बाद एलिरा एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाती है, जहां पर हर तरफ आंखें हैं और डार्क आई की चारों पावर एक साथ एलिरा पे अटैक करते, जिससे उसकी विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो एक फिंगर तक उठाने से डरेगी और जिंदगी भर एलिरा की पावर उसे हॉन्ट करेंगे, यानी द ब्लड। वो ब्लड देख भी नहीं पाएगी, यूज तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद डार्क आई जमीन पे गिर जाता है। बेन उसे उठाकर बैठाता है। सभी के हारने के बाद वर्ट वहां से भागने लगता है। शैंक्स उसे मारने को कहता है, बट बेन शैंक्स को रोकता है और वर्ट को आइलैंड छोड़कर भागने देता है। शैंक्स को यह बात समझ नहीं आती। यहां से शैंक्स और यासोप नेक्स्ट आइलैंड के लिए निकल जाते हैं, जहां पर उसे बेन का प्लान पता चलता है, क्योंकि वर्ट के भागने के बाद उसे गॉड्स नाइट पकड़ लेते हैं। अगर वहां पर शैंक्स वर्ट को मार देता तो गॉड्स नाइट शैंक्स के पीछे पड़ जाते, जिससे उसकी जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। और इसी आइलैंड पर शैंक्स को बेन एक बार फिर मिलता है। शैंक्स उससे पूछता है कि डार्क आई कैसा है। बेन बताता है कि आराम कर रहा है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। शैंक्स और बेन दोनों समुद्र के किनारे पर खड़े हैं। उनके सामने पायरेट सेल कर रहे हैं। शैंक्स बेन को कहता है, मेरा ऑफर याद है। बेन अपनी सिगरेट जलाते हुए कहता है, गॉड्स वैली की कहानी बताओगे तो चलूंगा। जिसको सुनने के बाद शैंक्स और यासोप हंसने लगते हैं और आखिरकार यहां से रेड एयर पायरेट का सफर शुरू हो जाता है। इसी के साथ मैं इस कहानी को विराम देता हूं। तो मैं ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट से बताना, और अगर तुम मंकी डी ड्रैगन की स्टोरी को भी आगे जानना चाहते हो जो मैंने लिखी थी, तो उसके लिए कमेंट में अपना एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दो। देखते हैं क्या लिखता हूं मैं।